देखो, कुछ बड़े ईज़ी टॉपिक्स रह गए वो हमको खत्म करने हैं। लॉजिकली पढ़ेंगे, लॉजिकली। अमरनाथ दीदी की आवाज़ पे ध्यान मत देना। देखो, क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल का क्या इफेक्ट होगा? ये सेक्शन 10 हमको बताने वाला है। जब भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड किया जाता है आरओसी के पास में, किसके पास में? तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों को बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम इन दोनों को रजिस्टर्ड करते हैं, इट बाइंड, मेंबर्स बाइंड हो जाएंगे किसके प्रति? कंपनी के प्रति। भाई आपको शेयर्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्लियर है ना? एरियाज पे करने पड़ेंगे। कंपनी बाइंड हो जाएगी किसके प्रति? मेंबर्स के प्रति। कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी। और मेंबर्स बाइंड हो जाएंगे किसके प्रति? फेलो मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंबर है एक्स सेम कंपनी का, दूसरा मेंबर है वाई सेम कंपनी का। अगर उसको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, सेम कंपनी के शेयर्स, अपने रूल्स फॉलो करेगा कि कंपनी के रूल्स फॉलो करेगा? कंपनी के रूल्स ना। तो दोनों बाइंड रहेंगे आपस में भी। बाइंड। क्लियर? यहां तक क्लियर? देखिए यहां पर एग्जांपल है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेंबर टू द कंपनी, आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दैट एन बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर, अगर वो उसका दिवाला निकल गया, वो बर्बाद हो गया, तो लिखा हुआ है आर्टिकल में कि अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट होता है, उसके शेयर्स को एक व्यक्ति को बेचे जाएंगे उस प्राइस पर जो कौन फिक्स करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाद में मेंबर ये नहीं कह सकता कि यार मैं डिसाइड करूंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोविजन किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो दैट बैंकरप्ट मेंबर विल बी बाइंड टू द कंपनी फॉर द प्राइस दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बोलो ना, क्लियर यहां तक? सही है। वो क्लेम कर रहा है कि मैं अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करूंगा, लिबर्टी है। बट बोलता है क्योंकि वो आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप आर्टिकल पढ़ के आए हैं और आर्टिकल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो आप उस पे बाइट रहेंगे। ठीक है? क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है। ओरिजिनल टर्म्स आपको पता थी, तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? कंपनी टू मेंबर्स, कंपनी कैसे लाइबल रहेगी मेंबर्स के प्रति, वो समझने की कोशिश करते हैं अपने। आर्टिकल्स में लिखा है बेटे दैट डायरेक्टर्स में विद द अप्रूवल, directors may with the approval of company at general meeting declare a dividend to be paid by members, paid to the members। कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी जनरल मीटिंग में, उसका अप्रूवल भी आपको जनरल मीटिंग में ही लेना होगा। किससे? मेंबर से। यानी जिनको डिविडेंड देना है, अप्रूवल भी उन्हीं से लेना है। अरे बोलो कम ऑन, क्लियर? अब यहां पर केस क्या है? यहाँ लिखा है कंपनी इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश, रेजोल्यूशन पास टू गिव, बोलो, debentures bonds, Mr. Wood member file a case to restrain the director from acting on the, बोलो, resolution। resolution को पास करना पड़ेगा मेंबर को डिविडेंड देने के लिए। अरे बोलो, हमको डिविडेंड देने के बजाय आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हो। पहले आप हमें डिविडेंड दो। यहां पर कंपनी बाइंड रहेगी, बोलो किसके प्रति? मेंबर्स के प्रति, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। ठीक है? क्लियर है? अरे बोलो ना। वो क्या बोल रहे हैं? हम आपको ना डिविडेंड नहीं देंगे, आप बदले में हमसे क्या ले रहे हो? डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो ये नहीं चलेगा कि डिविडेंड के बदले ये ले लो। आप मुझे डिविडेंड दो, मुझे ये खरीदना होगा तो मैं बाद में खरीद लूंगा। क्लियर है? मेंबर टू मेंबर। क्लॉज 11 क्या कहता है आर्टिकल का? कि जो मिस्टर रेफील्ड है, वो इन्फॉर्म करते हैं डायरेक्टर्स को ऑफ हिज इंटेंशन टू ट्रांसफर शेयर्स, मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एंड डायरेक्टर विल टेक
सेट शेयर्स इक्वली बिटवीन देम एट फेयर वैल्यू है। मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ डायरेक्टर्स को और वो सब इक्वली आपस में बांट लेंगे एक फेयर वैल्यू पे। कहाँ पर लिखा हुआ है ये? क्लॉज 11 में। किसके? आर्टिकल में। या तो क्लियर है? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेफील्ड एक शेयर होल्डर है, डायरेक्टर भी मेंबर्स है। डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर कंटेंडेड दैट दे वर नॉट बाउंड टू टेक एंड पे फॉर द शेयर। ना हम शेयर ले सकते हैं, ना हम उसके पैसे पे कर सकते हैं। यहाँ लिखा क्या है? डायरेक्टर वर ट्रीटेड एज मेंबर, सो अकॉर्डिंगली दे वर फोर्स टू टेक मिस्टर रेफील्ड शेयर्स एट अ बोलो फेयर वैल्यू, क्योंकि क्लॉज में लिखा हुआ था और वो आप पर भी लागू होगा। आप मतलब कौन? रेफील्ड जो मेंबर है, और डायरेक्टर पे भी लागू होगा जो मेंबर्स भी है कंपनी के, शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं। मेंबर टू मेंबर भी प्रोविजंस क्या है बताइए आप लोग बेटा? एप्लीकेबल है। क्या है? एप्लीकेबल है। इसका इफेक्ट मेंबर टू मेंबर भी है। तो जो लिखा हुआ था आपको मानना पड़ेगा। और आप एज ए डायरेक्टर वो शेयर खरीदोगे फेयर वैल्यू पे, एज ए मेंबर, एज ए मेंबर, नॉट एज ए डायरेक्टर। बेसिकली एमओए एओए क्या है? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी रहेगी उन सब पर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड रहेगा। क्लियर है क्या? चाहे वो मेंबर्स टू कंपनी हो, मेंबर कंपनी के प्रति हो, चाहे वो कंपनी टू मेंबर्स हो, चाहे वो मेंबर्स टू मेंबर्स बिटवीन देमसेल्व्स। क्लियर है? तो डोंट ऑब्जर्व देयर प्रोविजन एज प्रोविजन, ऑब्जर्व देयर प्रोविजन एज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अरे बोलो, है ना? पैसा देने के बदले क्या दे रहे बेचारे को? डिबेंचर और बॉन्ड। बोले इस बार पैसे मत ले डिविडेंड के, डिबेंचर बॉन्ड ले ले रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप बाउंड हो हमको कैश पे करने के लिए। क्लियर? डन 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 डन। ये हो गया एक टॉपिक खत्म, सेक्शन 10। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल में, दैट इज सेक्शन 14। वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी टॉपिक। सेक्शन 14 क्या कहता है मेरे बच्चों? ध्यान देना। सेक्शन 14 कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट कंपनी के पास पावर है, कंपनी वेस्ट विद द पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल। ध्यान देना। बट इस तरीके से अपने आर्टिकल को चेंज करना कि मेमोरेंडम में दिए हुए ऑब्जेक्ट से भटक मत जाना। कंपनी कैन नॉट डाइवर्स्ट इटसेल्फ ऑफ दीज पावर्स। आप इस पावर से बोलो अपने आप को अलग नहीं कर सकते और इस तरीके से चेंज करना कि मेमोरेंडम से आप डाइवर्ट ना हो जाओ। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको है। बोलता है द मैटर्स एज टू विच द मेमोरेंडम इज साइलेंट। ऐसे मुद्दे जहां पर मेमोरेंडम कुछ नहीं कह रहा है, वहां आप आर्टिकल में उसका एक्सप्लेनेशन अलग से लिख सकते हैं, अलग से जो आपको ठीक लगता है। बट अगर मेमोरेंडम में कुछ लिखा है और आर्टिकल को उसी के हिसाब से चेंज किया जाएगा तो फिर आर्टिकल मेमोरेंडम से भटकना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? है ना? जैसे मेमोरेंडम में क्या लिखे हैं आपके? ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखे हैं? अब ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आप आर्टिकल में क्या कर रहे हो? रेजोल्यूशंस पास कर रहे हो। तो रेजोल्यूशन इस तरीके से पास करना कि ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड ना चले जाए, वो ऑब्जेक्ट को डिफीट ना कर दे, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फ्लेक्सिबल्स है। आपको मेमोरेंडम के हिसाब से उसको चेंज करना होगा। मेमोरेंडम में अगर कोई चीज का जिक्र नहीं है तो आप उसको आर्टिकल में अलग से दे सकते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? हम आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपनी आर्टिकल को चेंज करना चाहती है। ठीक है? क्लियर? तो आपको पता है उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा आपको? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन। वहां लिख देना आप, जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। किसके हिसाब से आप आर्टिकल को चेंज करोगे? एज पर द कंपनीज एक्ट एंड एज पर द कंडीशंस दैट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए क्या हो जाएगा? अल्टर्ड। यहां तक क्लियर हो गया? अब आर्टिकल में और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं अगर कंपनी में कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि फिर कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है अलग अलग कंपनी के अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। कुछ मॉडल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ अपने खुद के आर्टिकल्स बनाती है। जैसे प्राइवेट टू पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक बनने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें आपको सीजी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं। पब्लिक से प्राइवेट बनने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है? आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है विद इन 60 days बाय सेंडिंग RD1, रीजनल डायरेक्टर फॉर्म नंबर 1, है ना? अप्रूवल लेना पड़ता है आपको रीजनल डायरेक्टर से। फिर एओए अल्टर्ड किया जाएगा। कौन सी कंपनी अगर कन्वर्ट कर रही है अपने आप को पब्लिक टू प्राइवेट तो उसके आर्टिकल चेंज होंगे, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा
और 7 दिन के अंदर फिर आरटी उसको अप्रूवल देगा कि चेंज करना है या नहीं करना है। ये आर्टिकल की बात हो रही है। क्योंकि कन्वर्जन होता है तो आर्टिकल भी चेंज होते हैं। आप लोगों को पता है मॉडल आर्टिकल्स अलग-अलग कंपनी वाले अलग-अलग होते हैं। कल ही मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरटी। अब आप आरटी को कह रहे हो कि हम चेंज कर रहे हैं अपनी कंपनी के आर्टिकल्स, क्योंकि हमारा कन्वर्जन हो रहा है। क्या क्या भेजना पड़ेगा आपको आरटी के पास? ड्राफ्ट कॉपी भेजनी पड़ेगी नए मेमोरेंडम और नए आर्टिकल की, विद पोस्ट अल्टरेशन। क्या क्या चेंजेस हम लाने वाले हैं, ये चेंजेस आपने कहीं डिस्कस किए होंगे। जैसे आपने क्या पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिस्कशन हुए, उसके डिस्कशन की समरी 2 मिनट बुक्स। ठीक है, कितने लोगों ने फेवर किया, कितने लोग अगेंस्ट में थे, कौन लोग एग्री नहीं करते थे। डिसेंटर्स मतलब कौन होता है, जो एग्री नहीं करते हैं कन्वर्जन से। ठीक है, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए। फिर आपने जिनको अधिकार दिया है अल्टरेशंस का, है ना, उनकी पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी, या अगर बोर्ड के पास अधिकार था तो बोर्ड की रेजोल्यूशन की कॉपी। कितने दिन पुरानी बोलो, नॉट अर्लियर देन, कमान बोलो 30 दिन, ऑथराइज टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच। 30 दिन से पुराना या 30 दिन से बोलो पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कन्वर्जन में क्या क्या हो रहा है बताओ। ड्राफ्ट कॉपी ऑफ एमओए एओए विद प्रपोज्ड अल्टरेशन, जनरल मीटिंग में डिस्कशन किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, तो उसकी मिनट बुक, कितने अगेंस्ट में, कितने फेवर में, कितने डिसेंट है, जिनको छोड़ना है कंपनी, जो एग्री नहीं कर रहे हैं हमको रेजोल्यूशन। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन या जिनके पास पावर था, है ना, इसको चेंज करने का, उनका भी एक कॉपी चाहिए, है ना, नॉट अर्लियर देन 30 days, है ना, टू फाइल एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन। और लास्ट क्या लिखा है, यानी अगर आप आज फाइल कर रहे हो कन्वर्जन का एप्लीकेशन, तो 30 दिन से पुराना नहीं होना, पावर ऑफ अटर्नी और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। और डिक्लेरेशन चाहिए, लिखित में चाहिए, किससे लिखा हुआ, केएमपी से, की मैनेजरियल पर्सनल, कि ये जो कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रही है, पावर ऑफ अटर्नीज दे रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है, ड्राफ्ट कॉपी बना रही है, ये सब हमने किसके हिसाब से किया, एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, एक्ट एंड रूल्स। तो ये लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, सर हु आर केएमपीज, जो कंपनी को संभालते हैं, लाइक एमडीज, मैनेजर्स, सीईओ, सीएफओ, दीज आर द केएमपीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे बोलो, ये डॉक्यूमेंट सबको फाइल करना है विद रीजनल डायरेक्टर फॉर्म नंबर 1 बाय अल्टरिंग अल्टरेशन फॉर द योर अल्टरेशन। ना, कन्वर्जन भी एक अल्टरेशन ही है, कन्वर्जन होगा तो अल्टरेशन होगा, आपको भूलना नहीं होगा। अब क्या लिखा देखो, प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाएंगे अगर प्राइवेट कंपनी, ध्यान देखना, इफ पोस्ट अल्टरेशन द एओए नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन थे याद है आप लोगों को? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेंबरशिप, प्रोस्पेक्टस, वो सब हट जाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो पब्लिक कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ सच अल्ट्रेशन, जिस दिन उस पर अल्ट्रेशन की डेट लिखी तब से ही वो पब्लिक कंपनी जैसी हो जाएगी। बेटा आप लोग ना तमन्ना दीदी को दे दो पेपर, मैं वीडियो बना रहा था, प्लीज। और मैम, नहीं आप, नहीं नहीं, तो आप एक काम करो, वहाँ पर जो बच्चे बैठे ना फाउंडेशन वाले, उनको दे दो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ उनको दे दो पेपर, वो मेरे को दे देंगे 1 घंटे में। तो मतलब जैसे ही प्राइवेट कंपनी तब्दील होगी काय में पब्लिक में, ऑटोमेटिकली वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर वही है, फाइलिंग ऑफ अल्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार। आपका एओ अल्टर्ड हुआ, आपके पास आरटी के ऑर्डर भी, आरटी के ऑर्डर की भी कॉपी है अगर लगेगा, क्योंकि हर कंपनी में नहीं लगता ना, पब्लिक से प्राइवेट में लगता है। प्रिंटेड कॉपी भी है अल्टर्ड आर्टिकल्स की। ये सब फाइल करना आपका आरओसी के पास में, आईएनसी 27 में, विद इन 15 days। ठीक है, तो आरओसी क्या करेगा, उसको ओरिजिनल वालों के साथ में ऐड कर देगा, अल्टर्ड कॉपी को रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है, क्लियर? इफेक्ट क्या होता है अल्ट्रेशन का, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अल्ट्रेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1, रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 2। अल्ट्रेशन आपने किया, रजिस्ट्रेशन आरओसी ने किया, तो जैसे ओरिजिनल आर्टिकल्स का इफेक्ट था सेक्शन 10 में, वैसे इसका भी इफेक्ट रहेगा, सब पे बाइंड रहेगा ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया? जो मुद्दे एमओए में नहीं है, वो मुद्दे हम आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल में जो भी अल्ट्रेशन होगा वो एमओए के हिसाब से होना, एमओए से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये पब्लिक से जब आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो आपको अपने
डॉक्यूमेंटेशंस कुछ फाइल करने पड़ेंगे आरटी के साथ में, ये उनकी लिस्ट है पूरी, ये भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर, फिनिश हो गया। INC 27 मत भूलना। अब नेक्स्ट, कंपनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट, सेक्शन 13(8) to 11, सब सेक्शन क्लॉज 11 तक है। पहले देखते हैं चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब आप आपका मेन पर्पस चेंज कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया था। अब देखो, आपने उस पर्पस के नाम पर ही लोगों से पैसा उठाया था। अब आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो उससे इंटरेस्ट अफेक्ट होगा शेयर होल्डर का, तो इसलिए उनसे अप्रूवल लेना क्या है, मैंडेटरी है, उनको बता नहीं रहे, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। हु कैन चेंज एंड हाउ, सबसेक्शन 8 क्या कहता है, 13 का सबसेक्शन 8 क्या कहता है। कंपनी ने पैसा किससे लिया है, पब्लिक से, क्या इशू करके, प्रोस्पेक्टस। एनी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ मनी सोरेज, जिस पर्पस के लिए आपने पैसा रेज किया था, अगर वो पैसा अभी भी क्या है, अनयूटिलाइज्ड है, और बिना यूटिलाइज किए हुए आप नया ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, कैन चेंज द ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी इज रेज टू बी राइट ओनली आफ्टर पासिंग। अब आपको नया ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना है, क्या पास करना पड़ेगा उसके लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि अभी भी पुराने ऑब्जेक्ट के लिए पैसा क्या है, बोलो कमान बोलो, अनयूटिलाइज्ड है। क्या है, यूटिलाइज। तो शेयर होल्डर पूछेगा ना, भाई इस पैसे का तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि पिछले ऑब्जेक्ट के लिए तो तुमने उसको यूज नहीं किया पुराना। तो आप क्या बोलोगे, नए ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, तो प्लीज आप ही अलाउ कर दो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। घर से बैठे बैठे भी वोट करोगे तो चलेगा, यहां आके भी वोट करोगे तो चलेगा। दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बैलेट पेपर के थ्रू आप वोट करते हैं। आप अगर कंपनी में नहीं भी आ सकते हैं तो आप डिजिटली घर से बैठ के भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को जरूरत है ना, कंपनी को जवाब देना है कि पुराने ऑब्जेक्ट के नाम से रेस किए हुए पैसे को अभी तक आपने यूज नहीं किया है, अब उसको आप नए ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। बैलेट पेपर थ्रू पोस्टल एड्रेस। अब देखो क्या लिखा है इसमें, आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप अल्टर करें ऑब्जेक्ट क्लॉज को, किसके थ्रू नोटिस दोगे आप मेंबर्स को, पोस्टल बैलेट। तो उसमें क्या लिखा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन इन द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। भाई बिना पूछे थोड़ी ना चेंज कर लोगे। अब नंबर 1 क्या लिखा है, टोटल मनी रिसीव्ड, कितना पैसा लिया था, उसमें से कितना हमने यूटिलाइज किया है पुराने ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें से कितना अनयूटिलाइज्ड है। प्रपोज्ड अल्टरेशन, आप जो अल्टर्ड कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को, उसकी डिटेल्स दीजिए। आप अल्टर कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो, वाई पुराना अनसक्सेसफुल है, नए में क्या बात है, ऐसे क्या फायदे रहेंगे। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट के लिए कितना अमाउंट चाहिए, और कितना यूटिलाइज करने वाले हो, मतलब नया, है ना। अल्टरेशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा कंपनी पर, अच्छा बुरा, कंपनी के अर्निंग्स पर, कंपनी के कैश फ्लो और इनफ्लो आउटफ्लो पर। ठीक है, एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो मेंबर को जानना जरूरी है, क्योंकि मेंबर फिर डिसेंट कर देगा। व्हाट इज डिसेंट, अगर वो इस चेंज किए हुए ऑब्जेक्ट से सहमत नहीं है तो वो कंपनी छोड़ के निकल जाएगा पतली गली से। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्या लिखा, देखो ये हो गया सेकंड वाला। शेयर होल्डर के लिए आसान हो जाएगा ना डिसीजन लेना। एडवर्टीजमेंट, बोलता है ये जो रेजोल्यूशन है ना, जो आप पास कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए, इसको आप इनके घर तो भेजोगी पोस्टल बैलेट नोटिस के थ्रू, बट जिनके घर मान लो नहीं पहुंच रहा है, या नहीं मिल सकता है, या नहीं मिलने वाला है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक काम करो, आप न्यूज़पेपर पे पब्लिश कर दो, अपनी वेबसाइट पे डाल दो, इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर पे डाल दो, लोकल लेवल के न्यूज़पेपर पे डाल दो, लोकल लैंग्वेज में जो रहता है जिस जगह पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वहां से लोग पढ़ लेंगे ये जानकारी कि आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं, और पुराने ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए जो आपने पैसा उठाया था वो ट्रांसफर हो जाएगा नए ऑब्जेक्ट के लिए, और ये पूरे पॉइंट्स उसमें लिखे रहेंगे जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, किसके लिए, मेंबर्स के लिए। क्लियर है। जो लोग एग्री नहीं है इस अल्ट्रेशन से, उनको हम बोलते हैं डिसेंटिंग। जो डिसएग्री करते हैं उनको आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो कंपनी छोड़ के निकल जाए। वो अपॉर्चुनिटी कौन देगा उनको, बोलिए बेटा, बोलो। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर्स, और जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, इसके हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी आपको। सेबी की गाइडलाइंस, जैसे वो जाएंगे तो उनको एक वैल्यू देनी पड़ेगी आपको शेयर्स की, तो जो मार्केट वैल्यू उसके आधार पर आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। इवन अगर उस वक्त हालत खराब है भी तो इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी कि वो खुश होके जाए वहां से। क्लियर है यहाँ तक। रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्लॉज है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया,
क्लॉज 8 टू सबसेक्शन 6, उसकी एक कॉपी आरओसी के पास में, आरओसी उसको रजिस्टर्ड करेगा। क्लियर है बेटा? और 3 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड कर, 30 दिन के अंदर मतलब, है ना? रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द अल्टरेशन इश्यू सर्टिफिकेट विदिन, रजिस्टर्ड किया और एक नया सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, बोले कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना भाई, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो। इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन आपको पता है, एनी अल्टरेशन में अंडर दिस सेक्शन शैल इफेक्ट ओनली आफ्टर इट हैज बीन, ये अल्टरेशन तभी इफेक्ट में आएगा जब आरओसी क्या करेगा अपने पास में? रजिस्टर्ड, नहीं तो कोई इफेक्ट में नहीं आएगा ये। Restriction in company limited by guarantee without share capital. बोलते हैं any alteration in the memorandum in a company limited by guarantee not having share capital intended to give any person a right to participate in divisible profit is void. याद आ रहा है सेक्शन 8 कंपनी, आप अल्टर्ड कर रहे हो कि हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट अपने मेंबर में बांटेंगे, भाई ये अल्टरेशन अलाउड नहीं है, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड, ये नहीं कर सकते आप। ये देखिए ये है, ए लिमिटेड कंपनी रेज्ड 100 करोड़ थ्रू आईपीओ फॉर बिल्डिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 30 करोड़ अभी भी बचे, यूटिलाइज नहीं किया आपने। नाउ कंपनी वांट्स टू बिल्ड डेटा सेंटर, अब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना रहे हैं। व्हाट टू डू भाई? पास करो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू, या तो उनको बुलाओ या उनके घर भेजो, वो घर से बैठे बैठे वोट करेंगे। जितने नो डिस्क्लोजर्स थे वो नोटिस में दो, पढ़ना चाहिए सब शेयर होल्डर को। साथ में एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश करो न्यूज़पेपर्स में और वेबसाइट्स पे। फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी दो एज पर सेबी गाइडलाइंस बाय द प्रमोटर्स एंड द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। और इसकी एक कॉपी किसको फाइल करो? आरओसी को। ठीक है, क्लियर है? जब आपने रेजोल्यूशन पास किया ना, उसके 30 दिन के रजिस्ट्रार के पास में कॉपी फाइल करिए, फिर वो सर्टिफिकेशन नया वाला इशू करेगा। क्लियर? डन? अरे बोलो रे, समझ लगा? छोटे छोटे टॉपिक है ये, आप मेरे से कल पूछ रहे थे ना कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो स्टेट वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी एक समरी है छोटी सी, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 12(4) है ना, 13(4), देखते हैं क्या लिखा है। विद इन द सेम सिटी, एक ही शहर में हो, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जा रहे हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, उसकी एक कॉपी आरओसी को दे दो 30 दिन के अंदर रेजोल्यूशन पास होने से। विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट सिटीज, लाइक नागपुर टू मुंबई, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि आप एक जगह छोड़ के जा रहे हैं, उसकी एक कॉपी आरओसी के पास विद इन 30 डेज। अब जा रहे हैं आप विद इन द सेम स्टेट बट वन आरओसी टू अनदर आरओसी, दिख रहा है? डिफरेंट आरओसी, एक एक स्टेट में 2 आरओसी हो सकते हैं, लिमिटेड है ये बहुत। आप अपन अज्यूम कर रहे थे महाराष्ट्र, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर एक आरओसी से दूसरे आरओसी जा रहे हो, तो वो जिसके अंदर आते हैं उससे परमिशन लेना होगा, रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि उसके अंदर पूरे आरओसी आते हैं। क्लियर है? इनसे अप्रूवल लेना होगा, है ना? फिर आरओसी रजिस्टर द चेंज एंड, पुराना आरओसी भी आपको आपका नाम हटाएगा, नया आरओसी आपके नाम को बोलो ऐड करेगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को ऐड करेगा नए वाले। और वो जो नया आरओसी है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा कंक्लूसिव एविडेंस। क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने डिफरेंट आरओसी चेंज कर लिया। क्लियर है? अप्रूवल लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी किसके पास जाएगी? आरडी के पास में। फिर वो आरओसी को देंगे या ना आरओसी चेंजेस करेगा, पुराना वाला हटाएगा, नया वाला ऐड करेगा। अब आ जाओ वन स्टेट टू अनदर, ये तो आप लोगों को पता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें। स्पेशल रेजोल्यूशन सीडी से पूछना पड़ेगा, डेलीगेटेड टू आरडी, इनके ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास जाएगी 30 दिन के अंदर, वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। तो यहाँ पर इसने जो चेंज रजिस्टर्ड किया है वही कंक्लूसिव एविडेंस है। यहाँ पर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी पूरा बर्थ सर्टिफिकेट ही नया आने वाला है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन, आरडी अप्रूवल एंड फ्रेश सीओआई, ये समरी लिखी हुई है ना, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है बेटा, भूलना नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल प्लस आरडी, स्पेशल प्लस सीजी, दैट इज आरडी प्लस सीओआई। आरडी का अप्रूवल अपने में क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस है। यहाँ आरडी के अप्रूवल के साथ क्या कर रहा है? आरओसी क्या इशू कर रहा है? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिनिश, टॉपिक खत्म हो गया पूरा। ठीक है, आई होप आपको समझ जाएंगे। कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट आएगा कल लेके आना, अब मुझे नीचे भी पूछ सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मल लगेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो बाय।